मोदी सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश की। लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसके पास पूरे विश्व का डाटा था, जो भारत के सांस्कृतिक आधार को, परिवार के दृष्टि को, परिवार के ताकत को पहचानता था, उसके दृढ़ इच्छा ने उस 21 दिनों के लॉकडाउन में दोस्तों हमने आकलन किया है लगभग 3.5 से 4 लाख लोगों का जीवन बचाया। इसीलिए दोस्तों उस समय याद कीजिए हमारा सामाजिक दर्शन क्या था। सर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि जान है तो जहान है। ओनली इफ देयर इज लाइफ देयर विल बी ए लाइवलीहुड। और इस तरह अर्थशास्त्रियों के और वैश्विक अर्थशास्त्रियों को उन्होंने ललकारा कि हमारा कर्तव्य है कि अपने देश के एक एक नागरिकों के जीवन की रक्षा करें, क्योंकि हमारे पास स्वास्थ्य की सेवाएं उतनी उन्नत अभी नहीं है। लॉकडाउन के माध्यम से उसको सुधारेंगे और हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए लोगों की जान बचाएंगे। तो दोस्तों आप याद कीजिए, जान है तो जहान है, ये पहला सामाजिक दर्शन था हमारा। और फिर उसी वर्ष अप्रैल में सारे मुख्यमंत्रियों से जब प्रधानमंत्री ने बात की तो देखिए कैसे हमारा सामाजिक और आर्थिक दर्शन बढ़ता है कोविड काल में। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा जान भी जहान भी, यानी बोथ लाइफ एंड लाइवलीहुड मैटर्स इक्वली। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने सुशासन के जरिए स्थिति को सुधारा और धीरे धीरे लोगों की जीविका की भी चिंता की। यह हमारा दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक आर्थिक दर्शन था। और दोस्तों उसके बाद से पूरी दुनिया में भारत सरकार के इन कृत्यों की सराहना होने लगी। लेकिन इसी बात के बाद फिर मई में प्रधानमंत्री ने तीसरा मंत्र दिया पूरी दुनिया को। ये दुनिया को सीखने वाला मंत्र है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि जान से लेकर जग तक, फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये उसने भारत प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे देश का मंत्र है। सोचिए कितना बड़ा सामाजिक आर्थिक दर्शन कि जान है तो जहान है, जान और जीविका, जान भी और जहान भी, और तीसरा जान से लेकर जग तक, यानी एक व्यक्ति। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दृष्टि थी कि अपने साथ साथ जग की भी चिंता करो, दुनिया की चिंता करो, पड़ोसी की चिंता करो, गरीबों की चिंता करो। इसलिए तीसरे बार में उन्होंने कहा जान से लेकर जग तक। ये पूरी मानवता का दर्शन प्रधानमंत्री ने दिया जो भारत से निकला सिर्फ, और दुनिया के किसी देश ने इस तरह के रणनीति के तहत कोरोना से युद्ध नहीं लड़ा। मैं ये दावे के साथ आपसे कह सकता हूं। और दोस्तों सबसे अंत में जो हमारा सामाजिक और दाता जो कल्याण वाला जो दर्शन है वो रहा, जो स्वदेशी जागरण मंच और हम जैसे लोगों के लिए हाथों हाथ और स्वागत योग्य बात था जब मई 2020 में प्रधानमंत्री ने आके कहा कि अब भारत आत्मनिर्भर भारत बनकर दिखाएगा। यानी आत्मनिर्भर अभियान 12 मई 2020 का दिन हमको याद है, एक बड़ा पैकेज देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया गया था। ये कोरोना काल में हमारा सामाजिक आर्थिक दर्शन का बहुत बड़ा स्वरूप है दोस्तों, जो कि बिल्कुल उसी तरह का स्वरूप है जैसे महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया था। भारत ने भी अपना दिव्य स्वरूप दिखाया कि हम कैसे अपने 138 करोड़ नागरिकों के जीवन, जीविका, कल्याण और आत्मनिर्भर मोटिव को एक साथ लेकर चल रहे हैं। ये भारत है, ये सकारात्मक भारत है। इसलिए उस आत्मनिर्भर अभियान में स्वदेशी जागरण मंच का मूल मंत्र छिपा हुआ है। स्वदेशी जागरण मंच चाहता है कि देश आत्मनिर्भर हो, इसलिए वो स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट करता हुआ दिखाई पड़ता है। और चीन के साथ एकदम बौद्धिक युद्ध लड़ते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने चीन की चूल्हे हिला दी थी। इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान में दोस्तों एक नहीं 3 पैकेज दिया गया था। पहला पैकेज याद कीजिए 20 लाख करोड़ का था। दूसरा उसके बाद अक्टूबर में स्टिमुलस पैकेज दिया गया जो कि डिमांड को बढ़ाने वाला था। तीसरा पैकेज नवंबर 2020 में दिया गया 2.65 लाख करोड़ का, जो कि
ऐसे सेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को प्रमोट करने के लिए दिया गया जिससे कि रोजगार बढ़े। और लास्ट में सितंबर 2020 में इसी सरकार ने बहुत बड़ा वैश्विक कल्याण का एक योजना चलाया जो दुनिया के लिए आने वाले समय में नजीर बनेगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें 68,820 करोड़ रुपए का प्रावधान था और 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देकर उनको भूखमरी से बनाने की बड़ी भारी मुहिम छेड़ी भारत ने। ये अर्थव्यवस्था है, ये सामाजिक अर्थव्यवस्था है, ये आर्थिक अर्थव्यवस्था है और यही हमारा आर्थिक और सामाजिक विराट दर्शन है जिसका कि आकलन हमको करना चाहिए, न कि हम विश्व के उन संस्थानों के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को डाउन होते हुए दिखा के अपने आप को नीचा दिखाएं। हम नहीं नीचा दिखा सकते। हमने अगर 80 करोड़ गरीबों का पेट पाला है तो ये बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने अगर सब तक एलपीजी गैस पहुंचाया है तो ये बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम किसी गरीब को भूखों नहीं मरने दिए हैं तो ये बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम अगर आत्मनिर्भर होते हैं कोरोना काल में, पीपी किट्स बना लेते हैं, मास्क बना लेते हैं, सैनिटाइजर बना लेते हैं, वेंटिलेटर बनाते हैं, ऑक्सीजन बना लेते हैं, तो ये बड़ी अर्थव्यवस्था है जो भारत ने करके दिखाया दोस्तों। और दोस्तों, समय की सीमा होती है इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बात करके समाप्त करूंगा कि इस दौरान जो प्रवासी मजदूर हैं उसके दर्शन को भी खराब तरीके से विश्व को दिखाया गया। वो भी एक समाज का बड़ा दर्शन था, लेकिन वो दर्शन हम सबके आत्मचिंतन का दर्शन कि प्रवासी मजदूरों की दुर्व्यवस्था क्यों हुई। क्या इस देश के सांस्कृतिक आधार में, क्या इस देश के पूंजीपतियों में इतना मादा नहीं था कि अपने ही मजदूरों को कुछ समय तक पाल पोस लें? क्यों उनको पलायित होना पड़ा? ये आत्मचिंतन का विषय जरूर है जो शहरीकरण के और औद्योगिकरण ने ग्लोबलाइजेशन के इस कॉन्सेप्ट में हमारे देश में भी जन्म दिया। हमको इसकी चिंता करनी चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और बहुत सारे संस्थाओं ने गरीबों को और इन प्रवासी मजदूरों के लिए बढ़ चढ़कर काम किया। दोस्तों, इन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हमारे देश के सरकार ने 1.7 लाख करोड़ का सबसे पहले पैकेज घोषित किया था ताकि ये भूख से न मरे, इनकी व्यवस्था हो। और इसी के बाद दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट फलीभूत होता है जो सबसे बड़ा एक सोशल सिक्योरिटी की दुनिया के लिए स्कीम है। इसलिए दोस्तों, माइग्रेंट वर्कर्स की बात अभी एक दर्शन के रूप में देखते हैं। बहुत सारे उपाय इन लोगों के लिए किया था और यही नहीं, पूरे कोविड काल के दौरान जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सप्लाई की बात करेंगे, दाता दर्शन की बात करेंगे, तो रेलवे और हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने 24/7 का काम किया और इसी रेलवे विभाग ने लगभग 50 लाख माइग्रेंट्स को उनके घरों तक पहुंचाया। और अगर बस और रेलवे को मिला दिया जाए तो 1 करोड़ से अधिक अप्रवासी भारतीयों को, मजदूरों को इन दोनों ट्रांसपोर्टेशन के विधा ने अपने अपने घर पहुंचा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्सिडाइज्ड, ये एक बहुत बड़ा सोशल कॉज था, ये बहुत बड़ा सामाजिक दर्शन था। इसलिए भारत सरकार ने फूड सिक्योरिटी और गरीबों के लिए एक कल्याण की बड़ी योजना चलाकर इस दुनिया भर में भारत के आर्थिक और सामाजिक का सकारात्मक दर्शन दिखाया है। ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष है जिसको कि हमको समझना चाहिए। 80 करोड़ लोग आज भी सेकेंड वेव में भी दिवाली तक 5 किलो का मुफ्त अनाज, न्यूट्रिएंट्स अनाज सरकार के द्वारा मुहैया होना एक बहुत बड़ा वैश्विक स्कीम माना जाएगा। आपको याद होगा कि केवल 10 करोड़ गरीबों को, भूखमरों को भोजन करा के यूनाइटेड नेशंस ने यूनाइटेड पीस कीपिंग को नोबेल दे दिया। हमारी सरकार तो लगभग 1 साल से 80 करोड़ का पेट भर रही है, तो हम तो नोबेल के सबसे पहले अधिकारी होंगे। हमारे प्रधानमंत्री तो नोबेल के सबसे पहले अधिकारी हैं, लेकिन हमको नोबेल नहीं चाहिए। हम कल्याण के उस रास्ते पर चलते हैं जहां हम एक एक नागरिकों की चिंता करते हैं। इसलिए हमारा आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कल्याण की व्यवस्था है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं
कि भारत सरकार ने कोविड काल में अर्थव्यवस्था का जो दूसरा पहलू है, सामाजिक पहलू है, उसको अच्छा से संभाला था। 30 लाख करोड़ का लगभग पैकेज देकर उसने समाज के गरीब से गरीब तबके को बचाया और साथ ही साथ पूरे के पूरे दुनिया में इसकी तारीफ हुई है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात साथी, हमारे किसान, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, वो भी दाता है, अन्नदाता है। इस कोविड काल में अगर दर्शन कराना हो तो पूरे दुनिया को दर्शन कराइए कि इस कोविड काल में जहां पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन थी, भारत के अन्य सेक्टर डाउन थे, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3.6% का सकारात्मक वृद्धि देकर और रिकॉर्ड उत्पादन करके रबी और खरीफ दोनों में भारत सरकार के अन्न के भंडारण को भर दिया, जिसके ताकत पर, जिसके बल पर, जिसके स्वाभिमान से भारत का नेतृत्व 80 करोड़ गरीब जनता का पेट पाल रही है। यही नहीं, एक एक फसलों का इसी दौरान 3 किसान कानून लाकर एक एक फसलों का एमएसपी में भी बढ़ाना, ये भारत के अर्थव्यवस्था का सामाजिक पहलू है जो किसान के हित के बारे में सोचता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये किसान हमारे देश की रीढ़ है, एग्रीकल्चर हमारे देश के रीढ़ है। जब हम समाज की बात करते हैं तो हमारा ग्रामीण समाज या कृषि समाज एक बहुत बड़ा पहलू है। 60% से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है, ग्रामीण समाज में रहता है। इतने बड़े समाज में कोविड का न फैलना, अन्न द्वारा देश का भंडारण को भर देना और सबको एमएसपी बढ़ चढ़ कर मिल जाना, ये अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा विराट दर्शन है जो कोविड काल में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों साथ ही साथ आप यकीन मानिए, इसके साथ साथ इसी कोविड काल में भारत सरकार ने कई सारे सेक्टर, इसमें हाउसिंग, रोड कंस्ट्रक्शन और कई सारे सर्विसेज सेक्टर को खोले रखा और बहुत तेजी से हमारे इस देश में रोड्स बने हैं, निर्माण के काम हुए हैं, जिससे बहुत सारे गरीब मजदूर की रोजी रोटी बची रही है। ये हमारे आरबीआई का रिपोर्ट कहता है। इसलिए साथियों, एक तरफ आर्थिक व्यवस्था, दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था, इस दोनों को मिला के आपको पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को प्रस्तुत करना ही होगा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की स्कीम वो देश जो अपने देश की जनता के सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोचता है, वो बड़ा देश माना जाता है। वो अर्थव्यवस्था जो सामाजिक सुरक्षा के बारे में बढ़ चढ़ कर बात करता है, वो अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। और भारत सरकार, जो वर्तमान सरकार है, ये कोविड के पहले से ही सबको शौचालय, सबके घर में जल, सबको एलपीजी, गरीब महिलाओं को एलपीजी, सबको मकान आवास की व्यवस्था, सबके फ्री, किसानों के लिए सम्मान योजना, गरीबों के लिए योजना, ये जो गरीबों को सशक्त करने की योजना बनाती है, ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का द्योतक है दोस्तों। और पूरे कोविड काल में भी आपको यकीन होना चाहिए कि मनरेगा, उज्ज्वला और पीएम आवास योजना पूरे कोविड काल में सबसे अधिक तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर था। इसमें सरकार ने अधिक से अधिक धन दिया, पिछले कई वर्षों से ज्यादा धन आवंटित किया और बहुत सारे गरीबों को इससे फायदा पहुंचा है साथी। इसीलिए देने वाला, दान देने वाला, हित करने वाला, कोविड काल में एक दूसरे का सहयोग करने वाला भी अर्थशास्त्र में वेरिएबल के रूप में होगा दोस्तों। इसी कोविड काल में गांधी जी जो ट्रस्टीशिप की बात कही थी, अंत्योदय की जो बात कही गई थी हमारे महान दार्शनिकों के द्वारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो एकात्म मानववाद की बात कही थी, वो सामाजिक व्यवस्था के तहत ही कही थी। और इसी कोविड काल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारे बहुत सारे उद्योगपतियों ने, कॉर्पोरेट जगत ने भी गांधी के उस ट्रस्टीशिप को जीकर दिखाया। ये अपने आप में अद्भुत है, इससे हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए। हमें अकारण बड़े कॉर्पोरेट्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो कॉर्पोरेट सेक्टर इस देश में स्वदेशी बनकर
देश की जनता के हित में काम करते हैं, उनका हमको साथ देना चाहिए। आपको मालूम है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने 5 लाख भारतीय नागरिकों को हाथों हाथ 50 करोड़ का रुपया 100 करोड़ का खर्च करके मदद किया था। विप्रो ने मदद किया, हिंदुस्तान अनलीवर ने मदद किया 100 करोड़ से अधिक लोगों का, 18 स्टेट्स में उसने काम किया। इन्फोसिस फाउंडेशन ने मदद किया कोविड-19 में, और 2004 लगभग 30-40 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की। मैनकाइंड फार्मा ने भी मदद किया, पीपी किट्स बांटे, सैनिटाइजर्स बांटे। वेदांता ने मदद किया, 201 करोड़ रुपए के बराबर उसने मदद किया। और इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने भी मदद किया, 500 करोड़ रुपया का पीएम केयर फंड में देकर। अमेजन जैसे संस्था ने भी मदद किया था और 2.5 मिलियन US डॉलर का सपोर्ट किया था। गूगल को भी मदद करना पड़ा, 18 मिलियन US डॉलर का मदद किया। और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने भी ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन का भेंट करके इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गांधी के ट्रस्टीशिप को जिया। ये भी एक बड़ा दर्शन है दोस्तों। और दूसरे, एनजीओज का कंट्रीब्यूशन, समाज का कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, जिस संस्था से सब लोग जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक दुनिया की सबसे बड़ी एक स्वयं सेवी संगठन है। उसके 3,42,000 वॉलंटियर्स ने पूरे कोविड के दौरान 67,000 स्थानों पर 50 लाख परिवारों को 3 करोड़ लोगों की मदद की है। यह अर्थव्यवस्था की है, यह समाज का बहुत बड़ा दर्शन है। दुनिया में किसी के पास इतने बड़े वॉलंटियर्स की टीम नहीं हो। 3 करोड़ लोगों का सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा मदद करना और ब्लड डोनेशन करना, कई लाखों लाख मास्क का वितरण करना, लोगों को भोजन देना, लोगों की सेवा करना, ये 3,82,000 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया के किसी देश में नहीं है। ये अर्थव्यवस्था का इंडिकेटर होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा दर्शन है। और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा बात किया जाए दोस्तों, सैकड़ों एनजीओ आगे बढ़ चढ़कर भारत सरकार का कोविड काल में साथ दिए थे, इकोनॉमिक्स में मदद किए थे, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किए थे। बहुत सारे मैं नाम दे सकता हूं, जिसमें कि ब्रीथ इंडिया, चिक्का इंडिया, एक्सेस फाउंडेशन, इनरिच लाइफ फाउंडेशन, खाना चाहिए फाउंडेशन, स्वास्थ्य फाउंडेशन, अक्षय पात्र फाउंडेशन, यूनाइटेड वे फाउंडेशन, खालसा एड और गिव इंडिया, मिलाप फाउंडेशन जैसे कई सैकड़ों फाउंडेशन ने पूरे कोरोना काल में भारत सरकार की बढ़ चढ़कर मदद की थी। इस देश को कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में मदद की थी और कई हजार करोड़ के बराबर भारत सरकार की सेवा की थी दोस्तों। और दोस्तों, इसी देश की जनता ने पीएम केयर्स फंड में, इसी देश के कॉर्पोरेट्स ने, इसी देश के एनजीओ ने, इसी देश के बुद्धिजीवी ने, इसी देश के आम नागरिकों ने अर्थव्यवस्था का जो दूसरा रूप दिखाया था कि अपने देश के नेतृत्व को विश्वास करते हुए लगभग 20 से 30 हजार करोड़ का पीएम केयर्स फंड में डोनेशन दे दिया। इसीलिए तो युद्ध लड़ पा रहे हैं, इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री अपनी जनता पर विश्वास करते हैं और इसलिए तो अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का दर्शन हम इस रूप में करना चाहते हैं दोस्तों। और कईयों ने इस कोविड काल में भारत द्वारा अन्य देशों को वैक्सीन देने की आलोचना की है। वो आलोचना करने वाले लोग भारत के मूल दर्शन को नहीं जानते हैं, वो हमारे सांस्कृतिक धरोहर को नहीं जानते हैं। हम विश्व को कुटुंब मानते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र पर चलने वाले लोग हैं, हम किसी को विपत्ति में नहीं छोड़ते हैं, हम त्याग वाले देश हैं। उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? कोविड काल में हमारे यहाँ जब दूसरा लहर हुआ तो लगभग 40 से 50 देशों ने बढ़ चढ़कर अपने देश से हमारे देश को मदद किया। बढ़ चढ़कर वैक्सीन, दवा, मास्क, सैनिटाइजर्स, एड 50 देशों ने हमारे मुसीबत में हमने एक काम किया
50 देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिला। ये होता है कोऑर्डिनेशन की अर्थव्यवस्था, ये होता है समाज आर्थिक व्यवस्था, और ये होता है भारत के विशाल दिग्दर्शन की व्यवस्था, जिसको कि दुनिया ने देखा है। साथियों, इस व्यवस्था के तहत समय का अभाव है, मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। हम युद्ध लड़ रहे हैं और इस युद्ध में हमारा दुश्मन अज्ञात है, थोपे गए युद्ध है। चाइना के वुहान के लैब से निकला हुआ राक्षस हमको ललकार रहा है, पूरी दुनिया को ललकार के हमारे देश को ललकार रहा है। हमारे देश का नेतृत्व अपने देश की जनता और अपने आत्मबल पर लड़ रहा है। क्या अनुसरण करना चाहिए? यद्यदाचरित श्रेष्ठत्व देवतरो जन स यत् प्रमाण पूर्ते लोकस्त गनुवर्तते। ये महाभारत में कृष्ण ने कहा था, श्रेष्ठ पुरुष को सदैव पद और गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। वो जैसा करेंगे साधारण मनुष्य हम लोग उसी की नकल करेंगे। इसलिए दोस्तों, हमको श्रेष्ठ का अनुसरण करना होगा, नकारात्मक लोगों का अनुसरण नहीं करना होगा। और उसका प्रतिफल क्या महाभारत ने सिखाया है? ये यथा मां प्रपज्यन्ते तास्तं भजायहम् मम वत्रमान वृत्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्जुन से कहते हैं कृष्ण, संसार में जैसा आप दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार आपको मिलेगा। इसलिए कभी भी इस तरह के युद्ध में अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए दोस्तों, कभी भी नहीं खोना चाहिए। इसलिए हम अगर अच्छा करेंगे तो हमारे देशवासियों के लिए दूसरे लोग भी अच्छा करेंगे। साथियों, दोस्तों, एक बात और मैं कह के बात करूंगा, कर्तव्य केंद्रित होना चाहिए। ये भी हमको महाभारत ने सिखाया। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वान धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समन्तो योग युच्यते। यानी हमारा जो सार है, हमारा सूत्र है, वो कर्तव्य है। हमें यश अपयश की चिंता किए बगैर हमको काम करना होगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था का काम हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था का काम हो। इसलिए हम अपने कर्तव्य पथ पर चलें और विश्व के स्तर पर अपने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूती से पेश करें। और इंक्लूसिव का जो अप्रोच हमारा है, वो अथर्ववेद का अप्रोच है, जिसको हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाहित किया था। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आध्यात्म को महसूस किया, और इसीलिए जो भारत का वर्तमान आर्थिक सामाजिक दर्शन है, वो आध्यात्म से ओतप्रोत है। हम तो तेन त्यक्तेन भुंजिनथा वाले लोग हैं। हम त्यागपूर भोग करके दिखा दिए कोरोना काल में। पूरा देश त्याग करके अपने देश की कटिबद्धता को दिखा दिया। और हम ये भी कहते हैं कि शतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त शंकीरा। हम 100 हाथों से धन अर्जित करें अर्थव्यवस्था में, लेकिन बांटने में पीछे ना हो, 1000 हाथों से बांटे। यही तो एकात्म मानववाद का मूल है दोस्तों, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो विराट दर्शन हमको दिया था और जिसके बल पर भारत चल रहा है, ये यही है कि हम इकाई के रूप में रहें। हमारे राष्ट्र की भी एक चित्त होना चाहिए, राष्ट्र का भी एक आत्मा होनी चाहिए, और राष्ट्र को एक सूत्र में बोलना चाहिए। और इसका अर्थ क्या है जो पंडित जी ने सिखाया था? एक ऐसा समग्र जीवन दर्शन जिसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व तथा पुरुषार्थ यानी अर्थ, काम और मोक्ष सभी की युगपद सिद्धि संभव हो सके। हम केवल एक शरीर नहीं है, हम इकोनॉमिक मैन नहीं है। हमारे शरीर में मन है, बुद्धि है, आत्मा है, इसका समुच्चय है। इसीलिए दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि हम एक वचन नहीं है, हम बहुवचन हैं। हम हैं तो हमको कोई गम नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम विश्व के पाश्चात्य आर्थिक दर्शन के मॉडल में न फंसे, सेकेंडरी रचना में न फंसे, जहां मनुष्य केंद्रित है, इंडिविजुअल माना जाता है, इकोनॉमिक मैन माना जाता है, बल्कि हम
सनातन जीवन रचना, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बताया हमको, अखंड मंडलाकार रचना में जिए, जहां व्यक्ति अपने चरित्र के बल पर आगे बढ़ता जाए और व्यक्ति परिवार के बारे में सोचे, परिवार समुदाय के बारे में सोचे, समुदाय राष्ट्र के बारे में सोचे, राष्ट्र मानवता के बारे में सोचे, मानवता पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचे और पूरा विश्व मिलकर परमेष्टि के बारे में सोचे। तो वेस्ट से परमेष्टि तक की यात्रा हमारा अखंड मंडलाकार यात्रा है और ये यात्रा हमने इस कोविड काल में भी की है। हमने परिवार का साथ दिया, हमने जाति का साथ दिया, हमने संस्था का साथ दिया, हमने देश का साथ दिया, हमने किसी को अलग थलग नहीं माना। इसलिए हमको पाश्चात्य अर्थव्यवस्था में मत बांधिए, यही मेरा अपील है दोस्तों। और इसीलिए मैं आपके सामने आर्थिक मनुष्य न बनने की अपील करता हूं और संपूर्ण मनुष्य बनने की अपील करता हूं, जो पंडित दीनदयाल का सपना था। हम अपने चरित्र को ध्यान दें, हम अर्थव्यवस्था के इस गति में स्वार्थी न बन जाए, हम कोविड काल में लाभ और लोभ की दृष्टि से लोगों को लूटे न। इसलिए हम तभी काम कर सकते हैं जहां पंडित दीनदयाल ने कहा था कि अर्थायाम की अभ्यास कीजिए, जिसमें न अर्थ का अभाव है न अर्थ का प्रभाव है। इसीलिए हमारा देश में अर्थव्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, खजाना भरा होना चाहिए और हम इस समय धन पशु अपने आर्थिक प्रभाव के जरिए किसी गरीब का शोषण न करें, ऐसी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। इसीलिए न अर्थ का अभाव होना चाहिए न अर्थ का प्रभाव होना चाहिए। और पंडित दीनदयाल जी कहते थे, पूरे कोरोना काल में इसको देखिए फलीभूत होती हमने दिखाया है कि हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम और हर हेत को पानी। हर पेट को रोटी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड काल में दिया गया। हर खेत को पानी देने की बात कृषि नीति में जारी है। बात सिर्फ हर हाथ को काम देने की है। हर हाथ को काम देना भी सरकार का काम है। वो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार अभी हमको वापस लाना होगा। इसीलिए लॉकडाउन के बाद हम रोजगार पर ध्यान दें। पूरे दुनिया में दोस्तों लॉकडाउन ने पूरी दुनिया को बर्बाद किया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन होगी। और चलते चलते हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को आप वो कीजिए। और जो हमारे बजट का जो स्तंभ है, 6 स्तंभ, वही हमारे पूरी दुनिया के लिए सामाजिक और आर्थिक दर्शन है, जो हमारे देश के यशस्वी वित्त मंत्री ने इसी वर्ष के बजट में कहा था। पहला, स्वास्थ्य और कल्याण पर हमको ध्यान देना होगा। दूसरा, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना पर ध्यान देना होगा। तीसरा, आकांक्षी भारत के लिए हमको समावेशी विकास बनाए रखना होगा। चौथा, मानव पूंजी में नव जीवन का हमको संचार करते रहना होगा। पांचवा, नवाचार, इनोवेशन और अनुसंधान का विकास करना होगा। और छठा, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के मूल मंत्र के तहत दुनिया को शासन की छवि भी दिखानी होगी। दोस्तों, 137% का स्वास्थ्य का बजट बढ़ना, ये भी एक अच्छा अर्थशास्त्र है। पूरी दुनिया में मिडिल क्लास कम हुआ है, भारत में भी कम हुआ है। इसलिए हम रोजगार को कैसे बढ़ाएं, इसलिए हमको चिंता करनी होगी। बहुत सारे दुनिया में लोग चिंता कर रहे हैं। भारत भी कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद इस पर चिंता करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए विकल्प की तलाश पूरी दुनिया को है। भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। पूरी दुनिया इस महामारी में टूट चुकी है। पूरी दुनिया में देख रही है कि स्वार्थ बढ़ चढ़कर बोल रहा है। चीन के प्रति अविश्वास, पूरी दुनिया का एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। गैर जिम्मेदाराना हरकत, गैर जिम्मेदाराना आर्थिक हरकत पूरी दुनिया में हो रहा है। इसलिए विकल्प की तलाश है। इसलिए हमारे देश में विकल्प है, भारत में विकल्प है। भारत में समाज और राज्य एक ताकत के रूप में अगर काम करें, भारत के राजनीतिक पार्टियां अगर एकजुट होकर काम कर लें, तो हम विश्व को विकल्प दे सकते हैं। क्योंकि भारत परिवार का देश है। परिवार रूपी संस्था दुनिया में बहुत कम जगह है जो भारत में है। भारत के बुजुर्ग बचे हैं, इज्जत से हैं। दुनिया के बुजुर्ग मरे हैं, उपेक्षित थे। हम अकेलेपन का शिकार अपने बुजुर्गों को नहीं होने देते हैं। हम पश्चिमी बाजारवाद में कम फंसते हैं। इसलिए दोस्तों, कम से कम ऐसे संकट के दौर में हम स्पिरिचुअल होके
और दर्शन के सहारे, सैक्रिफाइस के मॉडल को देखते हुए, गांधी के स्वदेशी मॉडल को याद करते हुए, स्वदेशी जागरण मंच के स्वदेशी विचारों को अंगीकृत करें तो भारत सच में आत्मनिर्भर हो जाएगा दोस्तों। और आत्मनिर्भर भारत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना देश के लिए वर्तमान कोविड काल में देश की न केवल जरूरत हो गया है, बल्कि विश्व की नजर भी हमारी तरफ है कि भारत जिस दिन आत्मनिर्भर होगा, पूरे विश्व का मांग बढ़ेगा, पूरे विश्व की का सप्लाई चेन होगा, पूरे देश में हम खाने का सप्लाई कर पाएंगे, पूरे विश्व को हम वैक्सीन की सप्लाई कर पाएंगे। इसलिए इस दौर में पूरा जो पिटीशन का दौर चल रहा है, कोविड के वैक्सीन को पेटेंट मुक्त का दौर है, वो पूरी दुनिया के लिए जरूरी है कि भारत में वैक्सीन बने। तभी अभी सैकड़ों देश वैक्सीन नहीं पाए हैं। जब तक भारत की कंपनियां वैक्सीन नहीं बनाएंगी, तब तक पूरी दुनिया में कोरोना बचा रहेगा और पूरा दुनिया इस कोविड के महामारी में चंगुल में फंसा रहेगा। इसलिए दोस्तों, पूरी दुनिया को अपील करना चाहिए भारत की तरफ से कि पेटेंट मुक्त हो और भारत को परमिशन मिले कि यहाँ पर हब है, बहुत सारे कंपनियां हैं जो सक्षम है वैक्सीन उत्पादन के लिए। वो अगर तेजी से वैक्सीन बनाने लगेंगी तो दुनिया के गरीब से गरीब देशों तक वैक्सीन तेजी से पहुंचेगा और तब तेजी से दुनिया इस वैश्विक आर्थिक संकट से भी उभरेगा और मानवता के संकट से भी उभरेगा दोस्तों। इसीलिए स्थान